स्ट्रेंथ, यूनिटी, ये कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक रास्ता है। ये इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं डेवलप करी, सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कुछ पावरफुल देश जो उन्हें दिलासा दे रहे हैं वो उनका ख्याल रख लेंगे, उनका वो हाल हुआ जो हम कुर्दिश लोगों का देखते हैं। पिछले कुछ समय में कुर्दिश लीडरशिप स्ट्रेंथन हुई है। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की नई रियलिटी कुर्दिस्तान होगा। तो क्या इंडिया इस कुर्दिस्तान के लिए तैयार है? और ये कुर्दिस्तान को कितनी सारी ताकतें आने नहीं देना चाहती, कुछ ताकतें सपोर्ट कर ही आना चाहिए। तो इंडिया की पॉलिसी यहां पर कहां खड़ी होनी चाहिए, चलिए समझते हैं। इस इशू को हम बिल्कुल रूट से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। कुर्द हैं कौन लोग, कहां रहते हैं, किस बात की डिमांड है, कौन खिलाफ है, कौन सपोर्ट में है, चले जानते हैं। सबसे पहले ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको हम कुर्दिस्तान कहते हैं। हालांकि ऐसा कोई देश नहीं है, ये कुर्दिश इनहैबिटेड एरिया, यानी कि यहां पर कुर्द लोग रहते हैं। कुर्द की एक विशेष एथनिसिटी है, एक कल्चरल प्रोफाइल है और उनकी अपनी भाषा है। नदर्न इराक मैं आपको दिखा दूं, यहां पर अगर इसमें देखें इराक के नॉर्थ में है, यहां पर सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं, टर्की के इधर साउथ ईस्ट में आप देख रहे हैं, इधर ईरान में भी है और इधर वेस्टर्न आर्मेनिया में भी है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और मिडीवल टाइम में खुद कुर्दिश रूलर्स भी होते थे इस एरिया में। हसनविद डायनेस्टी थी, अयूबिद डायनेस्टी थी। लेकिन मॉडर्न टाइम में ये लोग अपने आप को संगठित सही समय पर शायद नहीं कर पाए, दूसरी ताकतों पर भरोसा किया और फिर डिवाइडेड हो गए। और अब दोबारा यू कैन से दस कॉन्शियसनेस इज स्ट्रेंथनिंग। तो ऐसे में ये जो एरिया है ये लूजली डिफाइंड है। कहने का मतलब है कि कंटिगुअस जोन, तो ये वाला कंटिगुअस का मतलब होता है कि इस जोन में तो लगातार आप देखते हैं कि कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में सीरिया की सरकार ने, उधर टर्की की सरकार ने कोशिश करी है कि आप इस जोन से दूसरे जोन में चले जाइए, यहां पर अदर पॉपुलेशन आ जाए। इससे होगा क्या, इससे जो एक संगठित कुर्दिस्तान की मांग है वो कमजोर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये ईरान का ये वाला जो प्रोविंस है, ये ईरान का प्रोविंस, इसको हम कुर्दिस्तान प्रोविंस कहते हैं। और ऐसी इराक के इस वाले प्रोविंस को हम कुर्दिश ऑटोनोमस रीजन कहते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि सद्दाम हुसैन पर आरोप लगते रहते थे कि यहां पर कुर्दिश जो रेबेलियन है उसको सप्रेस करने के लिए बड़ी मात्रा में कुर्द पॉपुलेशन को मारा गया था। बात है 1920 की। उस समय पर ऐसे नेशनल बाउंड्रीज नहीं बनी थी। एक समय पर इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया आप देखते हैं, इस पर्शिया के अलावा या इस पूरे एरिया में यहां पर ओटोमन एम्पायर होता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन और इसके बाद नेशनल बाउंड्रीज बनने लगी, तो कुर्दिश लोगों को लगा कि अरे हमें तो अलग देश मिल जाएगा। 1920 की ट्रीटी ऑफ सेवरेज में वेस्टर्न पार्ट्स ने ऐसा जिक्र भी किया था कि हाँ जी, आपका क्योंकि एक विशेष तरह की एथनिसिटी है जी, तो आपको एक देश बनाकर दे देंगे। लेकिन 1923 में जो ट्रीटी ऑफ लॉसेन है उसके तहत अब इस कुर्दिस्तान रीजन को बांट दिया गया और अलग अलग राष्ट्र बन गए। लेकिन हर एक राष्ट्र में ये जो तबका था, कुर्द जो लोग थे, ये माइनॉरिटी बन गए। हालांकि इतनी बड़ी संख्या थी, लेकिन बड़ी संख्या को अगर आप केक की तरह डिवाइड कर देंगे उस पूरे एरिया को, छोटा छोटा अलग अलग एरिया में बांट देंगे, तो अपने आप में तो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि नेशनल बाउंड्रीज को ड्रॉ करते समय शायद जानबूझकर ऐसा किया गया, जिससे कि इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बना रहे। दूसरा एक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव है कि कभी माना ही नहीं गया था कि कुर्द पॉपुलेशन एक ऐसा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट रख भी सकती है। जनरली एक नोमैडिक ट्राइब पॉपुलेशन होती थी, लेकिन जब नेशनल बाउंड्रीज ड्रॉ होने लगी तो फिर ये मार्जिनल फार्मिंग करने लग गई। तो यानी कि अगर आप कमजोर है ना, तो आपको तो काउंट भी नहीं किया जाता। दिस इज व्हाट हैपेंस। और बड़ी जो ताकतें थी, ब्रिटिश, यूएसएसआर, इनको अपने हिसाब से इस एरिया को बांटना था, क्योंकि इनके इंटरेस्ट इस एरिया में लाइन थे। एक समय ये भी था, देखिए ये जो आप रीजन देख रहे हैं, महाबाद, रिपब्लिक ऑफ महाबाद होता था, 1946 की बात है। यानी कि कहते थे कि कुर्द लोगों का अपना एक देश होगा, लेकिन फिर इसको भी क्रश कर दिया गया था उस समय ईरान द्वारा। सद्दाम हुसैन का तो एग्जांपल मैंने आपको दिया। सीरिया में लगभग 10% पॉपुलेशन यहां पर कुर्द है। और ये देखिए कुर्द, अब आप सोचेंगे कि अच्छा कुर्द लोग भी लड़ रहे हैं ना वहां पर बशर असद से। अरे कुर्द, वहां पर तो मैसिव रेबेलियन है। एक तरफ कुर्द हैं, एक तरफ टर्की सपोर्टेड रेबल्स हैं, दूसरी तरफ बशर अल असद की सरकार है। ये जो आप ये वाला जो जोन देख रहे हैं, ये है असद गवर्नमेंट का जोन। ये जो आप डार्क, ये जो ग्रीन देख रहे हैं, ये है कुर्द पॉपुलेशन वाले लोग, ठीक है। और यहां पर जो टर्की है,
टर्की अपने आप अदर रेबल्स को सपोर्ट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये जो कुर्द पॉपुलेशन है ये एक्सपेंड होकर टर्की की तरफ बढ़े और फिर टर्की वाले जो कुर्द हैं उनके साथ मिलकर एक राष्ट्र बनाने की बात करे। तो यहां पर तो टर्की एक बफर जोन का भी सेटलमेंट करता है कि भाई ये करीब 30 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, ये तो बफर मानो जिससे कि ये कुर्द पॉपुलेशन इस तरफ ना आए। तो एक तरफ टर्की भी इन पर हमला करता है, यूएस कुर्द को सपोर्ट करता था क्योंकि इन जगह पर आइसिस पनपने लग गया था। आइसिस के बारे में आप सब जानते हैं। तो आइसिस को सबसे बड़ी टक्कर ऑन ग्राउंड अगर कोई दे रहा था तो वो कुर्द दे रहे थे। और जैसे यूएस ने अपना सपोर्ट वहां से खींच लिया कि अब हम जो है इंटरवीन नहीं कर रहे, अब हम टेक्निकल सपोर्ट, फंडिंग और हथियार नहीं दे रहे, तो कुर्द के लिए तो ऐसा था कि यार तुमने हमें कह दिया कि चलो आइसिस को खत्म करना, आइसिस भी तुम्हारा बनाया हुआ था और अब आपने तो बैकस्टैबिंग कर दी। तो खैर यहां पर आपका रशिया भी एक्टिव है, क्वाइट एक्टिव है, लेकिन रशिया एक्टिव है किसके सपोर्ट में? बशर अल असद की सरकार में। ना अब जरा टर्की में जानते हैं क्योंकि आज का टॉपिक टर्की है। तो टर्की में ये एरिया जो आप देखते हैं ये कुर्द पॉपुलेटेड एरिया है। और टर्की में जैसे ये सरकार बनी, जो मतलब जैसी टर्किश नेशनैलिटी को जैसी एकदम से टर्की बना, तो उसके बाद उन्होंने एक फोकस कर लिया कि नाउ वी नीड टू ब्रिंग होमोजेनिटी इन दिस टर्की। मतलब क्या हुआ? जो कुर्द लोग थे उनको कहा गया, अरे आप कुर्द मत वर्ड यूज करो, आप माउंटेन टर्क्स हैं। तो आप भी टर्की के ही हैं लेकिन आप माउंटेन टर्क हैं। तो कुर्द ने कहा कि जी हाँ हम टर्की में ही हैं, क्योंकि चलो अब नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, एक अलग से बॉर्डर ड्रॉ कर दिया गया। लेकिन इन्होंने कहा लेकिन हकीकत तो ये है ना कि हमारी भाषा अलग है, तो भाषा तो बोलने दो, हमारा ड्रेसिंग अलग है, ड्रेसिंग तो करने दो, हमारा जो फोक फोर्स है, हमारी जो किस्से कहानी है वो अलग है, वो तो हमें रिचुअल्स करने दो। तो इनसे कहा गया कि देखो ऐसा है, आपकी भाषा, आपके कपड़े, पहनावा ये दिख ना जाए पब्लिक प्लेस में। इन्होंने कहा ऐसा क्यों? कहा क्योंकि अगर आप अलग भाषा, अलग कल्चर को रखोगे, अलग नाम का इस्तेमाल करोगे, कुर्द एथनिसिटी का इस्तेमाल करोगे, तो आगे जाकर कुर्दिश देश की मांग करने लग जाओगे। तो इस तरीके से इनको क्लियर कट सेपरेशन देखने को मिला, डिसएनफ्रेंचाइजेशन मिला। कहने का मतलब है कि बराबर अधिकार नहीं मिले। आप देख रहे हैं मतलब सप्रेशन हो रहा था, पॉलिटिकल एजिटेशन चल रहे थे ईस्टर्न साइड पर। कहा जाता है कि एक आंकड़े के अनुसार करीब 47,000 के आसपास जो कुर्द थे वो मारे गए इन दिस सप्रेशन बाय टर्की। ड्रेसिंग सेंस को बैन कर दिया कि भाई आपकी अलग ड्रेसिंग है और आपको तो होमोजेनस होना है, यानी कि बिल्कुल टर्किश में ही मिलना है, तो आप अलग ड्रेसिंग सेंस नहीं रख सकते। यहाँ पर लैला ज़ाना ये फेमस लीडर हैं कुर्दिश की, जो हम टर्की में देखते हैं। तो 1994 में उनको 3 साल की सज़ा हुई थी, 1991 में हुई थी, 3 साल के बाद वो बाहर आई। उसके बाद वो जो ये कुर्द पॉपुलेशन वाला डोमिनेटेड एरिया है, जब कुछ उनको वोटिंग राइट्स भी मिल चुके थे, तो फिर ये एमपी बनती हैं। एमपी बनने के बाद टर्की में कानून है कि आपको जो शपथ लेनी है वो टर्किश में लेनी है, तो उन्होंने टर्किश में शपथ ली। लेकिन उस शपथ के कंप्लीट होने के बाद इन्होंने जो अपनी मातृभाषा है, जो कुर्दिश है, उसमें भी शपथ को एक्सटेंड किया। अब क्योंकि उन्होंने शपथ में कहा कि मैं कमिटेड हूं इस बात के लिए कि टर्किश और कुर्द लोग एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रहेंगे, तो इसी बात पर हंगामा हो गया और पार्लियामेंट में कहा जाने लगा कि आप सेपरेटिस्ट हैं, आप टेररिस्ट हैं, और इनको 15 साल की सजा हो गई। 2008 में फिर एक किस्सा आया था इनका, मतलब उसमें भी इन्होंने कुर्दिश जो नेशनैलिटी है, मतलब उस टाइम पर तो ये शी वाज सेइंग कि भाई मैं एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कुर्दिश पॉपुलेशन के राइट्स को फेवर करती हूं। लेकिन 2008 में इन्होंने पीके के लीडर को, जो ओस्कवान है, जिनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उनको अपना लीडर बताया था और उनके तो सिरे से खिलाफ है टर्किश गवर्नमेंट, तो इनको फिर जेल में डाल दिया गया था। ये है वो लीडर अब्दुल्ला अकलन। ये कहा जाता है कि कुर्दिश नेशनैलिटी को अगर किसी ने मजबूत किया है तो वो इस लीडर ने किया है, क्योंकि जब इतना मैसिव एक्सप्लोइटेशन हो रहा था तो उस टाइम पर मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान की। ये हाईली एक्टिव है सीरिया में, और सीरिया में इनके एक्टिव होने की वजह से टर्की को जाना पड़ा सीरिया में कि भाई जहां ये, वहां तो पीछे पीछे पहुंचना पड़ेगा। तो ये मेनली ईस्टर्न एनाटोलिया का मतलब है कि हम टर्की के ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे थे गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस पर, और मतलब वो जो धीरे धीरे जो कॉन्शियसनेस थी कुर्दिश पॉपुलेशन के अंदर वो एस्टेब्लिश होने लग गई थी। 1980s 90s में सिग्निफिकेंट वॉर चलता रहा ईस्टर्न वाले पार्ट में। फिर फाइनली 1999 में ऑकलैंड को कैप्चर कर लिया गया था। गुरिल्ला एक्टिविटीज लेकिन 2004 से फिर बढ़ती रही। 2002 में ईयू ने कहा कि भाई टर्की आपको ईयू का पार्ट बनना। टर्की ने कहा हाँ। तो ईयू ने कहा देखो ईयू का पार्ट बनोगे तो हम चाहते हैं हमारे हर एक पार्ट में शांति रहे,
तो टर्की ने कहा हमारे यहाँ तो शांति है। उसने कहा झूठ मत बोलो, तुम जो है कुर्दिश पॉपुलेशन के लैंग्वेज के राइट्स को, इक्वल एजुकेशन के राइट्स को, उनके कल्चरल राइट्स को नहीं मानते। तो कुर्दिश लैंग्वेज उनके एजुकेशन में अलाउ हो, इसको आप अलाउ करो। तो फाइनली दबाव में टर्की को ऐसा करना पड़ा। पीस टॉक्स चलते रहे, सीज फायर 2013 में चलता रहा कि टर्की पीकेके की आपस में वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इससे कुछ सोल्यूशन निकला नहीं। इसके बाद जब ये सीरिया में अब सिविल वॉर जैसी कंडीशंस हो ही गई थी, तो पीकेके ने कहा वहां पर हमारे जो कुर्द भाई लोग हैं उनके साथ हमें खड़ा होना होगा, क्योंकि वहां तो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं और वहां से उन्हें यूएस का भी सपोर्ट मिल रहा था, तो ये तो सही मौका था। तो ऐसे में सेल्फ गवर्नेंस का जो राइट होना चाहिए नदर्न सीरिया में, उसके लिए वहां पर सपोर्ट करने लगे पीकेके। अब पीछे पीछे टर्की ने कहा आना पड़ेगा हमें भी, और ऐसे में टर्की ने क्या करा, हम यहां से इन पर अटैक करेंगे, इन पर अटैक करेंगे तो इनको केवल इस एरिया में लिमिटेड कर देंगे। तो टर्की ने स्टार्टिंग में सोचा था कि देखो बशर अल असद तुम भी नहीं चाहते इनको और हम भी नहीं चाहते, तो दोनों मिलकर दोनों तरफ से घेरते हैं इनको, और कहा आइसिस, तो आइसिस को भी देखेंगे, आइसिस को भी दोनों संभाल लेंगे। तो मतलब कि एक अलग ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहां पर बन गई। यहां पर नॉर्थ ईस्ट जो सीरिया है, यानी कि अक्टूबर 2019 में इस जगह पर इन्होंने फाइनली टर्की ने कहा कि मुझे यहां पर बफर जोन दे दो, मैं नहीं चाहता कि इस एरिया के टर्क्स, इस एरिया के जो कुर्द हैं वो इस तरफ आए। तो फाइनली ये जो है इस सिचुएशन को उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। अब मुद्दा उठता है कि इंडिया क्यों इंटरेस्ट ले कुर्दिस्तान के मुद्दे में, ये एक सवाल आपके अंदर आ रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट तो है इकोनॉमी। आप कहेंगे कैसे? अरे जो इराक का मैंने आपको रीजन बताया ना, कुर्दिश जो ऑटोनोमस रीजन है, यही वो रीजन है जहां पर मैसिव ऑयल फील्ड्स हैं, रिफाइनरीज हैं, हमारे लोग वहां पर काम करते हैं, हमारी कंपनीज को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जरा ये देखिए, ये जो आप ब्राउन वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है सारे ऑयल फील्ड, ये है इराक का वो वाला पार्ट जहां पर कुर्दिश पॉपुलेशन है। तो अगर वहां पर डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है, सीरिया में भी सपोर्ट है, टर्की में भी सपोर्ट है, और बैकएंड से सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, तो अगर फ्यूचर में कुर्दिस्तान बनता है तो हमारी जो पॉलिसी है उनके हिसाब से अलाइन होनी चाहिए। जो आप ब्लैक में यहां पर देख रहे हैं, ये है ऑयल रिफाइनरीज, और ये जो आप देख रहे हैं ये सब पाइपलाइन है। तो यानी कि इस रीजन को यू कैन नॉट टेक लाइटली, राइट? अब कुर्दिश पॉपुलेशन मॉडर्न टाइम में उनको अलग राष्ट्र भले ही ना मिला हो, लेकिन उन्होंने एजुकेशन पर, जॉब्स में उन्होंने अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है, और क्योंकि इनके इस रीजन में यहां पर ये इंडस्ट्री डेवलप हो पाई, तो कुर्दिश पॉपुलेशन अब यहां पर वाइब्रेंट पॉपुलेशन है। ये पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, शशांक त्यागी फॉर यू, और यहां पर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, सारे अपडेट्स यहां पर आते रहते हैं। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। ये इंडिया का ओनली यूपीएससी बैच है जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, यानी कि जीएस में इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। आपके घर पर बुक्स भेजी जा रही हैं, जीएस फाउंडेशन, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, 1-to-1 मेंटरशिप और आंसर राइटिंग, सब कुछ इसमें कुल मिलाकर बात ये है। 5 जुलाई तक अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो एथिक्स की 2 बुक, जो इंडिया के फॉर्मर कोल सेक्रेटरी रिटायर्ड आईएएस मिस्टर अनिल स्वरूप की बुक है, वो भी आपके घर भेजी जा रही है कॉम्प्लीमेंट्री। त्यागी लाइव कोड ध्यान रखिएगा, ये आप लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बस वेबसाइट पे जाना होता है, डायरेक्ट एनरोलमेंट आप कर लेते हैं, आपको ईमेल पर लिंक आ जाता है, और देन यू आर सेट टू स्टार्ट। पीएसआर ऑप्शनल का नेक्स्ट बैच 17 जुलाई से स्टार्ट है। आई टीच पीएसआर ऑप्शनल एंड टू एंड। 310 प्लस मार्क्स आप टारगेट कर रहे हैं। 310 का मतलब समझते हैं कि जीएस की ओवरऑल मेरिट लिस्ट में अगर एवरेज मार्क्स हैं और ऑप्शनल में 310 हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी रैंक ऑल इंडिया 50 के अंडर आएगी। अगर आपके इंटरव्यू में 160 के आसपास आ रहे हैं 275 में से, तो एक ये स्ट्रेटेजी है। पीएसआर ऑप्शन आपको एडवांटेज दे देता है, जीएस के साथ, आईआर के साथ ह्यूज ओवरलैप है। सो आप studyIQ.com पर जाकर एनरोल कर लेंगे। तो इंडिया में रेमिटेंसेस किस एरिया से आ रहे हैं? अरे इस एरिया से आ रहे हैं, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स इस एरिया में है, और हमें आईसिस को टक्कर देनी है। कारण आईसिस जैसी संस्थाएं दोबारा ना एक्सपेंड कर जाएं, और आईसिस और अलकायदा का अपना एक कनेक्शन है। तो अब आईसिस को टक्कर कौन दे रहा था? अरे इराकी कुर्दिस्तान दे रहा था। तो जो आईसिस को अलकायदा को टक्कर देगा, उसके साथ इंडिया को खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, है कि नहीं? अब कश्मीर वाला मुद्दा देख लीजिए, यहां पर ये जो महोदय हैं एर्डोगन साहब, ये समझ रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद और जो कैलिफ को हटा दिया गया था, यानी कि इस्लाम जगत का जो धार्मिक एक मेन पोजीशन, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए, तो ये एक तरीके से मुस्लिम उम्मा का अपने आप को कैलिफ मान बैठे हैं। और ऐसे में कह रहे हैं सऊदी अरब, अरे सऊदी अरब तो अब गया, सऊदी अरब तो डिक्लाइन में है, अगर मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप है वो तो मेरे हाथ में है। तो ऐसे में कश्मीर वाले इशू को एस्केलेट करते रहते हैं। अब यहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको पता लगेगा, ये दियानत फाउंडेशन है, इसको टर्की की सरकार सपोर्ट करती है, और ये आईएसआई के साथ मिलकर
एंटी इंडिया एजेंडा टर्की में चला रहे हैं। टर्की में अलग से कोर्सेज चलाते हैं जिसमें कि भारतीय बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप कहेंगे क्या पढ़ाया जाता है? भारतीय बच्चों को इस्लाम की पढ़ा रहे हैं वहां पर, और ऐसे में बीच बीच में प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जैसे कि ये बना रखा है इन्होंने AGD, SDE, ऐसे ऐसे कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं। और साथ में आपको बता दूं कि अगर हम समझें कि नहीं यार ये तो केवल एर्डोगन ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं, एर्डोगन चलो इस चुनाव में जीत गए, दोबारा जब हार जाएंगे फिर हम लॉन्ग टर्म इतना क्यों सोचें, क्योंकि इनका ये पॉलिसी है, नेक्स्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो उसमें शायद ये एंटी इंडिया पॉलिसी ना हो। आप ऐसा मत सोचिए, कारण ये जो इस्लामी सादात है ये अपोजिशन पार्टी है, ISI के स्ट्रॉन्ग रिलेशन इसके साथ भी हैं, तो यानी कि गवर्नमेंट के साथ भी अपोजिशन के साथ भी। तो ISI तो टर्की का इस्तेमाल कर रही है इंडिया के खिलाफ। 370 आर्टिकल वाले मुद्दे पर भी इन्होंने एस्केलेट किया था। तो मैंने बताया एर्डोगन अपने आप को जो है वो अनडिस्प्यूटेड कैलिफ मान रहे हैं, राइट। मल्टीपल ये इवेंट्स कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दों को लेकर, इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स को वहां इनवाइट करते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और एंटी इंडिया एकेडमिशियंस को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, दयानत फाउंडेशन वर्क्स अंडर डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड प्रेसिडेंसी ऑफ टर्क्स अब्रोड एंड रिलेटेड कम्युनिटीज। देख रहे हैं, YTB कम्युनिटी बना रखी है, बाकायदा इनका डिपार्टमेंट फंड कर रहा है और ISI के साथ मिलकर कर रहे हैं। सेलेक्टिवली टारगेट किसको कर रहे हैं? मिडिल क्लास मुस्लिम्स को कर रहे हैं इंडिया में। कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ पर आ जाओ, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिलेगा तुम्हें। बाकायदा एक इंडियन स्टूडेंट सर्कल बना रखा है इन्होंने। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू एक्चुअली फाउंड दिस इन माई रिसर्च कि फंडिंग हो रही है एंटी इंडिया इवेंट्स की। तो आप खुद ही सोचिए, अगर सरकारी तंत्र से जुड़ी एक संस्था वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज को फंड कर रही है तो क्या भारत को इस पर चुप रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, यूपी, बिहार, केरला के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कैप्चर कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए, आपकी इमाम की पढ़ाई हम प्रोवाइड कराएंगे, और इमाम की पढ़ाई के चक्कर में पढ़ा कुछ और रहे हैं। तो ऐसे में आप सबको पता है कि भाई सीधी स्ट्रेटजी एक ही चलती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर आप हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं तो आपको इसको करने से 10 बार आप कब सोचेंगे? जब आपको इससे बड़ा नुकसान होगा, राइट। तभी डिटरेंस का रूल है। तो ऐसे में इंडिया मस्ट स्टेप अप इट्स सपोर्ट टू कुर्दिश पॉपुलेशन। एक ही रास्ता है टर्की को सेट करने का, कुर्दिश पॉपुलेशन के राइट्स को सपोर्ट करो, प्रेशर क्रिएट करो इंटरनेशनल लेवल पर कि देखो क्या इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जा रहा है कुर्दिश पॉपुलेशन को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कहो कि भाई कब तक मिडिल ईस्ट को क्राइसिस में रखेंगे आप। ईरान में कुर्दिश पॉपुलेशन, टर्की में कुर्दिश पॉपुलेशन, सीरिया में कुर्दिश पॉपुलेशन, अर्मेनिया में कुर्दिश पॉपुलेशन। तो वी शुड फाइंड अ वे कलेक्टिवली फॉर कुर्दिश पॉपुलेशन। जो लोग कहेंगे, आज के जो लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो कहेंगे अरे नहीं सर, कैसा ऐसा कैसे हो सकता है, नया देश कैसे बन सकता? अच्छा, इजराइल एक नया देश नहीं बना था क्या? मिडिल ईस्ट में नहीं बना था क्या? कितने सारे देशों ने अपोज नहीं किया था क्या? तो जब वो बन सकता है तो कुर्दिश पॉपुलेशन के लिए कोई देश क्यों नहीं? जब वो कुर्दिश पॉपुलेशन मांग कर रही है, इतने बड़े संख्या में है, और कुर्दिश के लिए अलग राष्ट्र ना देना ये खुद वेस्ट की गलती थी। तो अब गलती को सुधारने का समय है, और ऐसा करने से इंडिया को तो फायदा ही है कि नहीं? जो अब कुर्दिश पॉपुलेशन को सपोर्ट चाहिए, मेटल सपोर्ट, वो भी इंडिया को करना चाहिए। अदर एजेंसीज से भी कहना चाहिए कि भाई आप भी सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे लिए तो अलकायदा खतरा है, आईसिस खतरा है। तो इनके लिए टक्कर कौन ले सकते हैं? ये कुर्दिश फाइटर्स ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अब बात आपको कनेक्ट हो रही होगी। PKK और आईसिस के बीच में जो फाइट है ये ज्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, यानी कि इसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा, और इसका जो इंपैक्ट होगा वो आसपास के देशों पर भी होगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि मिडिल ईस्ट पर इसका मेजर इंपैक्ट होगा, कुर्दिश सॉलिडारिटी का। तो हमारी पॉलिसी इसको पहले से समझे सोसाइटी लेवल पर, राइट। एंड वी शुड गिव आवर सपोर्ट टू दीज काइंड ऑफ कुर्दिश ग्रुप्स सो दैट जो फ्रेगमेंटेड पॉलिसी अभी तक कुर्दिश पॉपुलेशन के लिए अलग अलग देशों की, अब वो एक सॉलिडारिटी वाली पॉलिसी बनकर आए। कुर्दिश कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो ऐसे में कुर्दिस्तान डेवलप होगा, राइट। उसके जो रिसोर्सेज हैं वो बेटर तरीके से चैनलाइज होंगे, मैक्रो कुर्दिश पॉलिसी बनेगी ग्लोबल लेवल पर। तो अगर कुर्दिस्तान को बनना है तो जाहिर सी बात है टर्की को तो ब्रेक होना पड़ेगा। टर्की वो बनवा पाए थे आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर फॉर देयर कंसोलिडेशन ओवर दिस ज्योग्राफी, यानी कि इसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल था। एनाटोलिया एक ऐसी लोकेशन जो यूरोप को, एशिया को और मिडिल ईस्ट को, तीनों के बीच में रूट है। तो अगर ज्योग्राफिकल कारणों से आपने एथनिसिटी के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पे जो
देश की जो परिभाषा है वेस्टर्न नेशंस की, तो उनको उस परिभाषा को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि यही वो परिभाषा है जो पूरी दुनिया को सिखाते आए हैं कि एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक एथनिसिटी के लोग एक पॉलिटिकल यूनिट के अंडर रहते हैं तो राष्ट्र कहलाता है। तो दीजिए वो राष्ट्र अब कुर्दिश लोगों को। डिस्कस द इशू ऑफ कुर्दिस्तान एंड हाउ डज इट इंपैक्ट इंडियाज इंटरेस्ट इन द रीजन। तो मुझे लगता है कि अब इशू आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट्स में बताइएगा व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। यहां पर शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए इमीडिएटली, यहां पर सारे अपडेट्स आते रहते हैं, यहां पर मैं इंटरेक्ट करता हूं। और त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है। और 2024 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब समय नहीं है, अब बिल्कुल आप स्ट्रक्चर में तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड इन व्हाटएवर वे यू नीड माय हेल्प, आई एम देयर। ठीक है, चलिए, जय हिंद।